नमस्कार स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हम संवहन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। जो ऊष्मा चालन की जो विधि है, जिसमें हम जो है शुरू में जो है चालन विधि पढ़े थे, फिर आज जो है संवहन विधि और इसके अलावा विकिरण विधि भी हम आज जानेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, है ना। तो जो पिछली क्लास जो हुई थी उसमें मैं आप लोगों को जो है ठोस में जो है ऊष्मा का जो है चालन किस प्रकार से होता है ना, ठोस में जो है ऊष्मा का, है ना, संचरण जो है किस प्रकार से होता है उसको मैं बताया था, है ना। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे संवहन विधि से ऊष्मा का जो है ऊष्मा का संचरण जो है किस प्रकार से होता है। ठीक है, संवहन के द्वारा ऊष्मा का संचरण किस प्रकार से होता है और ये जो है किन किन चीज़ों में हो पाता है। ठीक है, तो देखिए जो चालन विधि से ऊष्मा का जो संचरण हो रहा था वो केवल ठोस में हो रहा था। किस में हो रहा था? ठोस में ही संभव है ना। ओके, लेकिन जो जैसे द्रव है ना, जितने भी जो द्रव है और जो गैस है, ठीक है, तो द्रव और गैस क्या होते हैं? ये जो है ऊष्मा के जो है है ना, ऊष्मा के ये क्या होते हैं? ये जो है कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? कुचालक। जो द्रव है और जो गैस है वो ऊष्मा के जो है क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। इसी कारण से जो है इनमें जो है चालन विधि से जो है क्या नहीं होता? ऊष्मा का संचरण जो है चालन विधि से नहीं हो पाता। समझ में आ रहा है ना। इस कारण से जो गैस है, द्रव है, इनमें जो है संवहन विधि से क्या होता है? संवहन विधि से ऊष्मा का संचरण होता है ना। इसके लिए जो है आप उदाहरण के रूप में जो है देख सकते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर जो है आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार से। इसके लिए आप जो है एक फ्लास्क ले सकते हैं इस प्रकार से, ऐसा, उसमें पानी भर दीजिए और पानी भरने के पश्चात आप क्या कर सकते हैं, इसमें जो है कुछ रंगीन जो है कुछ कलर करने वाला, पानी को कलर करने वाला कोई भी रेड कलर कोई भी चीज़ आप डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही गर्म करेंगे तो आपको जो है इस प्रकार जैसे जैसे गर्म करते जाएंगे तो आपको जो है एक धारा नज़र आएगी। किस प्रकार से कि नीचे साइड से जो है बुलबुला के रूप में जो है ऐसा ऊपर उठेंगे और फिर इस प्रकार से ऐसा अपोजिट इस प्रकार से आपको एक धारा नज़र आएगी कि इस प्रकार से ऐसा जो है वो जो है गर्म होकर के उठते जाएंगे धाराएं जो हैं और नीचे साइड फिर आ जाते जाएंगे और फिर इस प्रकार से जो है एक प्रकार ऐसा जो है राउंड आपको क्या होगा नज़र आएगा और इस प्रकार धीरे धीरे पूरा पानी क्या हो जाएंगे? गर्म हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। तो इसको बोलते हैं संवहन धारा। क्या बोलते हैं? संवहन धारा। तो जितने भी जो गैस जो हैं, गैसें हैं और द्रव है, उनमें जो है वो जो है उनमें ऊष्मा का संचरण जो है संवहन विधि से होता है। किस विधि से होता है? संवहन विधि। ठीक है ना, संवहन विधि से होती है ना। समझ में आया? देखिए यहाँ पर जो है परिभाषा के रूप में इसको और समझ लेते हैं एक बार, है ना। ठीक है, समझते हैं, है ना। तो देखिएगा यहाँ पर जो है देखिए ऊष्मा संचरण, है ना, संवहन विधि क्या होता है? तो ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें द्रव एवं गैस के अणुओं की गति के फलस्वरूप ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, संवहन कहलाता है। मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर देखिए, आप चित्र में समझिए यहाँ पर कि यहाँ पर जो मान के चलिए द्रव है, तो द्रव के अणु क्या होने लगते हैं? द्रव के अणु जैसे ही इसको गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो ये जो फ्लास्क जैसे ही गर्म होता है तो नीचे तली का जो अणु जो रहता है ना, द्रव के जो अणु होते हैं वो क्या होने लगती है? उनमें जो है जैसे ही ऊष्मा जो है उनको मिलती है वो गति करने लगते हैं और गति करने के कारण से ही क्या होता है? अणुओं में गति हो जाती है। तो गति करने के कारण से जो है ऊष्मा जो ऊर्जा जो होती है ना, ऊष्मा जो है ऊर्जा का एक रूप है। तो गति इनके जो द्रव या फिर जो गैसें जो होती हैं उनके अणुओं में गति होने लगती है और गति के कारण से क्या होता है? ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो इस प्रकार से जो है ऊष्मा का जो संचरण होता है उसको हम कौन सी विधि बोलते हैं? संवहन विधि। ओके, तो याद रखना जो द्रव है और जो गैसें जो है उनमें जो है ऊष्मा का संचरण जो है संवहन विधि से होती है ना। समझ में आया? और संवहन धारा के माध्यम से क्या होते हैं? ये जो है पूरी तरीके से क्या होते हैं? इसमें जो है ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। समझ में आया? तो होगी आपका क्या? संवहन विधि। ओके, उसके बाद जो है तो संवहन विधि जो है केवल और केवल किस में होती है? जो गैसें हैं और जितने भी द्रव हैं उनमें संवहन विधि के द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। ओके, उसके बाद जो है हम आगे देखेंगे दैनिक जीवन में संवहन धाराओं का जो है क्या महत्व है ना, कहाँ पर जो है संवहन धाराओं का उपयोग होता है। देखिए यहाँ पर जो है देखिए पहला जो है घरों और कारखानों में धुआं व गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और चिमनियों से बाहर निकल जाती है तथा शुद्ध और ठंडी हवा नीचे दरवाजों और खिड़कियों से प्रवेश करती है, जिससे वहाँ कार्यरत लोग स्वच्छ वायु श्वास द्वारा ग्रहण कर सके। ओके, कुल मिलाकर के यदि हम देखें तो जैसे ही द्रव है और गैसें जो हैं, जैसे ही उसको हम गर्म करते हैं, गर्म करने पर वो क्या हो जाती है? हल्की हो जाती है और ऊपर उड़ती है। ठीक है,
और जो ठंडी जो जल या वायु रहती है ना, हवा जो रहती है, उनके अणु जो है इसकी तुलना में भारी होने के कारण वो जो है नीचे आ जाते हैं और इस प्रकार से ऊपर नीचे इस प्रकार से जो है क्या चलने लगती है, समान धाराएं चलने लगती है। समझ में आया? ओके। अब दूसरा देखिए, रेफ्रिजरेटर में सबसे ठंडा हिस्सा ऊपर रखा जाता है जिससे उसके ऊपर की ठंडी एवं भारी हवा है ना, भारी हवा नीचे आ जाए। अब नीचे की अपेक्षाकृत गर्म हवा ऊपर जा सके। ये संवहन धाराएं रेफ्रिजरेटर के अंदर की हवा को ठंडा बनाए रखती है। इसी कारण से देखिए रेफ्रिजरेटर में ऊपर में क्या होता है, ये मान के चलिए रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज है ना, तो ऊपर में जो बर्फ जमने वाला रहता है ऊपर में रहता है, ताकि नीचे जैसे ही क्या हो जाए, इधर इस साइड जो है जो भी चीज़ें रखी हुई है, यदि यहाँ की जो है हवा जो है क्या हो जाए, गर्म हो जाए, तो गर्म होकर कहाँ जाए, ये ऊपर में जाएगा और ऊपर हल्की होकर के ऊपर जाएगा है ना, हल्की हो जाएगी हवा जो है और ऊपर जाएगी। तो ऊपर का जो भारी जो हवा है, इससे जो भारी हवा है, ठंडी हवा है क्योंकि, तो वो जो है नीचे आ जाए और इस प्रकार से यहाँ भी एक चक्र चलते रहता है, वो हमेशा तापमान स्थिर बना रहता है। ओके, समझ में आया? इसके बाद तीसरा देखिए, गर्म हवा हल्की होने के कारण बंद कमरे में ऊपर होती है। यही कारण है कि छत पर लगा पंखा सीलिंग फैन चलाने पर पहले गर्म हवा देता है। ओके, तो इसी कारण से जो आपके कमरे का जो है ना, कमरे में जो हवा जो रहता है, वो जो हल्की हवा जो होती है वो गर्म होती है। गर्म होने के कारण से ये ऊपर उड़ जाती है और ऊपर में हल्की जो गर्म हवा जो है होती है। तो जैसे ही हम पंखा चलाते हैं शुरू में, तो क्या होने लगता है, गर्म गरम गरम जो है हवा शुरू में देता है। इस कारण से समझ में आया? तो ये हो गया संवहन धारा है ना, दैनिक जीवन में संवहन धाराएं कहाँ कहाँ पर क्या किस प्रकार से होती है। ओके, उसके बाद जो है अब हम तीसरा देखेंगे विकिरण विधि। क्या देखेंगे यहाँ पर हम? विकिरण विधि। तो विकिरण विधि से जो है ऊष्मा का संचरण किस प्रकार से होता है, तो आप देखेंगे, मान के चलिए यहाँ पर जो है क्या यहाँ पर जो है क्या जल रही है, यहाँ पर आग जल रही है, आग जल रही है और आप सामने में यहाँ पर आप क्या हैं, बैठे हैं। ओके, तो आपका ये हाथ है, यदि आप हाथ को जो है दूर से इस प्रकार से रखते हैं है ना, तो देखेंगे कि जैसे यहाँ पर आग जल रही है तो धीरे धीरे आपका हाथ जो है क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो ये किस विधि से जो है आपका जो है आपके हाथों तक जो है ऊष्मा जो है पहुँच पा रही है, तो विकिरण विधि है ना। यहाँ पर देखिए, आप तो आग को टच नहीं किए हैं है ना, आपका हाथ जो है दूर में है। कहाँ पर है? दूर में है। उसके बावजूद भी आपका हाथ गर्म हो रहा है, वहाँ तक ऊष्मा पहुँच पा रही है। तो बीच में तो कोई माध्यम नहीं है। अभी तक हम देख रहे थे कि ठोस में जो है कोई ठोस चीज़ है उसको गर्म कर रहे हैं ना, ठोस चीज़ों को गर्म कर रहे हैं। तो ये इन ठोस चीज़ों में क्या हो रहा है, आप जो है यहाँ पर मोमबत्ती से जो है हम मोमबत्ती से जलाते थे, तो ये जो है ये जुड़ा हुआ है, एक ही भाग है ना, जुड़ा हुआ है, ये ऐसा जुड़ा हुआ है ना, एक ये सिरा और ये सिरा ए और ये सिरा बी जो है आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। तब क्या हो रहा था, ये बीच में ये माध्यम का काम कर रहा था, तो यहाँ से इस दिशा में इस प्रकार से ऊष्मा का संचरण हो रहा था। ये हो गया पहला ठोस में। दूसरा हम क्या देखे हैं, द्रव या गैस में। तो द्रव में जो है क्या होता था, मान के चलिए कोई पात्र है, इसको हम गर्म कर रहे हैं, तो द्रव में जो है ये द्रव जो है एक ही में जुड़ा हुआ होता था है ना। तो द्रव या हवा के एक माध्यम था, मतलब कुल मिलाकर के इसमें भी माध्यम था, इसमें भी माध्यम था। तो उस माध्यम के द्वारा ही क्या हो रहा था, ऊष्मा का संचरण हो रहा था। लेकिन ये जो विकिरण विधि है, इसमें देखिए यहाँ पर जो है आप जो है आग यहाँ पर जल रहा है, आप यहाँ पर दूर में हैं, इस प्रकार से ये आपका हाथ है। अब आपका हाथ जो है ये गर्म हो रहा है, लेकिन बीच में तो कोई भी माध्यम नहीं है, फिर भी गर्म हो रहा है ना। तो इस प्रकार से जो ऊष्मा का संचरण होता है उसको हम बोलते हैं विकिरण विधि। क्या बोलते हैं? विकिरण विधि। सूर्य से पृथ्वी तक जो है, सूर्य से जो है पृथ्वी तक जो है जो ऊष्मा का संचरण जो होता है ना, वो जो है विकिरण के माध्यम से, विकिरण विधि के माध्यम से ही होता है। मान के चलिए ये सूर्य है और ये जो है क्या है, ये सूर्य है ना, ये सूर्य है और ये जो है यहाँ पर क्या है, ये पृथ्वी है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है ऊष्मा जो है, सूर्य से पृथ्वी तक जो ऊष्मा जो होती है, तो जो आती है ना, तो बीच में कोई भी माध्यम नहीं होता, निर्वात है। क्या है? निर्वात है, हवा भी नहीं है ना, फिर भी जो है ऊष्मा पृथ्वी तक पहुँच पाती है। तो इसका कारण क्या है? विकिरण विधि। तो विकिरण विधि से ही क्या होता है, ऊष्मा जो है पृथ्वी तक पहुँच पाती है ना। तो विकिरण विधि में जो है कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है और इस प्रकार से जो ऊष्मा का संचरण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? विकिरण विधि। ओके, और यहाँ पर एक चीज़ और है ना, कि जो है अगर जो है जहाँ से जो ऊष्मा का स्रोत जो है और कोई वस्तु है, तो इनके बीच में जो है जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतना ही क्या होगा, ऊष्मा जो है कम मात्रा में पहुँच पाएगा है ना। और यदि दूरी जो है कम होगी तो ऊष्मा जो है बहुत ज़्यादा होगी। इस कारण से मान के चलिए आप आग के पास में ऐसा इस प्रकार से बैठे हैं, पास में बैठे हैं तो आपका हाथ जो है ज़्यादा गर्म होगा और दूर में बैठे हैं तो क्या होगा, कम गर्म होगा। समझ में आया? तो यह है क्या आपका विकिरण विधि। विकिरण विधि में जो है माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। समझ में आया? उसके बाद हम आगे देखते हैं, यहाँ पर जो है ये हो गया विकिरण विधि है ना। इसके बाद जो है देखिए दैनिक जीवन में ऊष्मा विकिरण के जो है
कहाँ पर हम देखते हैं ऊष्मा का जो है संचरण विकिरण विधि से होती है। देखिए इसके कुछ जो है ना दैनिक जीवन में उपयोग भी देखिए कि गर्मी के दिनों में हम सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं जिससे उनके द्वारा ऊष्मा का अवशोषण कम हो और हमें गर्मी भी ना लगे। तो हम गर्मी के दिनों में आप देखे होंगे सफ़ेद कपड़ा क्यों पहनते हैं, इसलिए पहनते हैं क्योंकि सफ़ेद कपड़ा क्या कर देता है, जो ऊष्मा जो होती है उसका जो है क्या कर देता है, पूरी तरीके से जो है उसको जो है परावर्तित कर देता है, अवशोषण नहीं करता। इस कारण से जो है गर्म जो हल्के रंग के कपड़े होते हैं या फिर जो सफ़ेद रंग के कपड़े होते हैं वो जो है कम गर्म होते हैं, है ना, ऊष्मा का अवशोषण नहीं करते क्योंकि पूरी तरीके से क्या कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। इस कारण से हमको गर्मी नहीं लगती। ओके, समझ में आया। उसके बाद जो दूसरा देखिए यहाँ पर दूसरा है ठंड के दिनों में हम काले और गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं, है ना। तो क्यों पहनते हैं, क्योंकि काले या गहरे रंग के कपड़े जो है ऊष्मा के क्या होते हैं, बहुत अच्छे जो है अवशोषक होते हैं और अवशोषक होने के कारण से क्या होते हैं, ये जो है गर्म होते हैं, बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं और लंबे समय तक जो है जो ऊष्मा को जो है अवशोषित करके रख पाते हैं। समझ में आ रहा है। इस कारण से जो हम क्या करते हैं, इस कारण से हम काले या फिर गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं ठंड के दिनों में। तीसरा देखिए खाना पकाने वाले बर्तनों के निचले हिस्से को सोलर कुकर के भीतरी हिस्से और उसके अंदर के बर्तनों को जो है काला रखा जाता है। क्यों रखा जाता है काला, इस कारण से रखा जाता है क्योंकि काला रंग जो है क्या होता है, ऊष्मा के जो है बहुत अच्छे क्या होते हैं, अवशोषक होते हैं। इस कारण से समझ में आया, बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं और खाना बहुत जल्दी जो है पक जाता है इस कारण से। ओके, उसके बाद चौथा देखिए चाय को ठंडा होने से बचाने के लिए चाय की केतली को चमकदार रखा जाता है। ये भी जो है क्या है, इसलिए जो है ना, ठंडा होने से बचाने के लिए चाय की केतली चमकदार रहती है तो ऊष्मा का क्या होते रहता है, विकिरण जो है, विकिरण विधि से क्या होने लगता है, ये जो है बहुत अधिक समय तक क्या करके रखता है, उसको जो है वो जो है ऊष्मा को बनाए रखता है। समझ में आया, चमकदार सतह जो है। ओके, उसके बाद देखिए थर्मस फ्लास्क यहाँ पर जानेंगे। थर्मस फ्लास्क क्या होता है, आप थर्मस देखे होंगे, तो थर्मस में आप देखे होंगे कि इसको जो है यदि आप गर्म पानी भर दिए हैं तो वो जो है कई घंटों तक क्या रहता है, गर्म ही रहता है। तो इसके पीछे क्या कारण है ना। तो देखिए इसके पीछे कारण ये है कि थर्मस जो होता है, ठीक है, इसमें जो है अलग अलग दीवार जो है बनाए जाते हैं। इसके लिए देखिए मान के चलिए थर्मस है, तो थर्मस में पहले क्या होता है, अंदर में जो है एक जो है इस प्रकार से जो है थर्मस के अंदर में जो है क्या होता है, यहाँ पर जो है एक बॉटल होता है ना, जैसे कि इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसमें जो है जो अंदर का जो बॉटल होता है इसको इस प्रकार से रखा जाता है कि जो हवा जो होता है ना, हवा जो होती है वो क्या होती है, हवा जो होती है ऊष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ओके, तो बीच में जो है इसका इस प्रकार से जो है बनाया जाता है कि बीच में जो है कोई भी चीज़ें जो है ना रहे, यहाँ पर जो है कोई भी चीज़ें ना हो, ठीक है ना। हवा को जो है क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है और बाहर निकाल देने से क्या होता है, यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। तो कुछ नहीं होने के कारण से क्या होता है, इस साइड से जो है किसी भी प्रकार से जो है ऊष्मा जो है एंटर नहीं कर पाती है ना, और न ही अंदर की ऊष्मा बाहर निकल पाती है और न ही बाहर की ऊष्मा जो है अंदर जा पाती है। ओके, इसके अलावा जो है तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जो चालन विधि से जो ऊष्मा का संचरण होता है और इसके अलावा संवहन विधि से जो है ऊष्मा का संचरण होता है, तो ये दोनों विधि इसमें जो है नहीं हो पाती। इसके बाद जो तीसरी जो विधि जो होती है विकिरण विधि, तो विकिरण विधि से भी जो है क्या ना हो, ऊष्मा का जो है किसी प्रकार से जो है हानि ना हो। इस कारण से क्या किया जाता है, ये वाला जो अंदर का जो सतह रहता है इसको चमकीला कर दिया जाता है ताकि क्या हो, विकिरण विधि से जो है ऊष्मा का किसी भी प्रकार से क्या ना हो, हानि ना हो, है ना। और ये जो है एक दूसरे से जो है विकिरण इधर उधर टकराव और क्या होता है, वो जो है विकिरण ऊष्मा को जो है बनाए रखती है। इसी कारण से क्या होता है, जो थर्मस जो होता है उसमें लंबे समय से क्या होता है, कोई भी चीज़ जो है हम रखे रहते हैं तो उसका तापमान जो है स्थिर बना रहता है। समझ में आया। ओके, तो ये था आपका क्या, ये था आपका ऊष्मा का संचरण। ओके, तो इस प्रकार से आपका चैप्टर, ये वाला चैप्टर जो है समाप्त होता है। अब जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम नया चैप्टर जो है पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।